Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रीदिंग। देखो, अब यहाँ से जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल समझने वाला पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाऊंगा। आगे और भी कई लेक्चर्स आएंगे। वो सारे लेक्चर्स जो है अच्छे से सुनने और समझने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रीदिंग है वो पर मिनट 12 टू 16 टाइम्स होता है। 12 टू 16 टाइम एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग 12 टू 16 टाइम ब्रीद करता है पर मिनट। ब्रीदिंग रेट क्या है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की? 12 टू 16 पर मिनट। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान दो चीजें होती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब क्या, हम इनहेल कर रहे हैं, और एक्सपिरेशन मतलब क्या, हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल। ठीक है, हवा को बाहर निकाल रहे हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन याद रखिएगा एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक मसल है, आपने सुना होगा इंटरकोस्टल मसल्स, मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनफैक्ट जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगी, तो एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन के दौरान मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण से एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम कहते हैं ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस 2 सेकंड के लिए चलता है। ऑलराइट, वही मैं अगर बात करूं एक्सपिरेशन की, एक्सहेल हम इसे कहते हैं, हवा को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना। इनहेल मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। ये एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि जो मसल है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स होते हैं। एक इंटरकोस्टल मसल मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम इंस्पिरेशन सांस लेते हैं तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है एंड डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्पिरेशन के दौरान, तो एक्टिव प्रोसेस है। जब एक्सपायरेशन होता है, एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन, तब यही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स करता है। अब रिलैक्स में तो भाई किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, और 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन जो है वो चलता है। आप खुद ही बैठे हो, सांस लेके देखो, सांस जब इनहेल करोगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं एकदम 12 टू 16 पर मिनट ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। 12 से 16 के बीच में 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक रेंज है। और आप एक्सपायरेशन करो तो देखो उसमें ज्यादा समय लगेगा, आपको 3 सेकंड लगेगा। ठीक, तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन के समय जो मसल्स है वो कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे? एक तो डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम, एंड आईसीएम। आईसीएम में भी कौन सा? ईआईसीएम। मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोल के चल रहा हूं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आईसीएम में मैंने आपको दो तरह के इंटरकोस्टल मसल पढ़ाए थे, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पिरेशन के समय। इंस्पिरेशन जब आप करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब आप एक्सपायरेशन करोगे तो ये जो है क्या करेगा? एक्सपायरेशन के समय ये रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो एक्सपायरेशन के समय मैंने आपको एक और चीज पढ़ाया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब मैं आपको आईसीएम के बारे में पढ़ा रहा था कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय आईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या है ये हम आगे समझने वाले, आप टेंशन मत लो। लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन, जब नॉर्मली आप जब सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो तो उसमें डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन्वॉल्व होता है, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन्वॉल्व होता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन की जब हम बात करते हैं तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लिख लीजिएगा जो मैंने अभी लिखा, थोड़ा वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा आपके लिए
आसानी होगा। ओके, चलिए अब ये जो ब्रीदिंग है ना, देखो अगर मैंने जैसा कि मैंने कहा यहाँ से कंसेप्चुअल पार्ट शुरू हो रहा है, तो अच्छे से सुनो। इससे पहले तो हम एनाटॉमी, लैरिंग्स फेरिंग्स देख रहे थे, उसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, लंग्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उसमें ज़्यादा भेजा नहीं लगता है। लेकिन हम यहाँ क्या एनाटॉमी पढ़ने थोड़ी बैठे, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और जहाँ फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे वहाँ कंसेप्ट आएगा, वहाँ आपको चीज़ों को समझना होगा। तो अब यहाँ से आप ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ब्रीदिंग के समय क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इनटू जा रहा है तो इंस्पिरेशन, लंग्स से बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है तो एक्सपायरेशन। तो यही तो हो रहा है ब्रीदिंग के समय, क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये कैसे हो रहा है, इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फेयर जहां से आप एयर ले रहे हो। कहाँ पे ले रहे हो, लंग्स में, इनटू द लंग्स, कहाँ से, एटमोस्फेयर से। अब ये मूवमेंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर हो रहा है, फिर लंग्स से बाहर जा रहा है, ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। देखिए पढ़िए इस चीज को, जब भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा ज्यादा एंड लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर हाई ज्यादा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा यानी कि लो, तभी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। प्रेशर ग्रेडियंट है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा, लंग्स का प्रेशर कम, तो एटमॉस्फेयर से एयर चला जाएगा लंग्स में, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ एयर जाएगा। बात समझ में आ गई, प्रेशर ग्रेडियंट सेट हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो गया, लंग्स का कम हो गया है, तो ज्यादा से कम की तरफ एयर का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक, समझाता हूं, देखिए आपको डायग्राम से समझाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिगर देखिए, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन मैं आपको समझाने वाला हूं। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। ओके, अब देखो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डायफ्राम यूजुअली कैसा होता है, डोम शेपेड होता है, ठीक है, डोम शेपेड। लेकिन जब हम इंस्पिरेशन सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है, देखो मैं बता रहा हूं, ये ह्यूमन बॉडी है, इसका नेक है, ठीक है, ये चेस्ट, यहाँ पे इस तरीके से डायफ्राम प्रेजेंट होगा, डोम शेपेड। अब जब हम सांस अंदर लेंगे इंस्पिरेशन के समय, ये जो डायफ्राम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा, डोम शेपेड से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जो स्टर्नम है हमारा, जो यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, स्टर्नम आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा, आपको पढ़ाया मैंने ये पिछले लेक्चर में। और रिब्स ऊपर की तरफ जाएगी, जो तो डीवी एक्सिस है, डीवी एक्सिस में एक्सपेंशन होगा। डीवी एक्सिस, एपी एक्सिस याद है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एक्सपेंशन कब होगा, जब ये डायफ्राम है जब फ्लैट होगा। ये क्या होता है, एपी एक्सिस होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो पहले कैसा था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इतना था, जब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ा, ठीक है, डीवी एक्सिस भी बढ़ा, डीवी एक्सिस डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, ठीक। जब स्टर्नम बाहर की तरफ मूव किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। तो देखो जब ये सब होगा तो ये जो थोरैक्स रीजन है हमारा, जो थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एक्सपैंड किया, डीवी एक्सिस में एक्सपेंशन हुआ है, तो जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, राइट। थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। और मैं आपको एक चीज शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूं कि थोरैसिक कैविटी में जो भी चेंज होता है इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी, यानी कि लंग्स कैविटी। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा यानी कि पल्मोनरी कैविटी, लंग्स कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। और एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो,
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अरे आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, हाँ या ना बोलो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना, तो आपको पता होगा प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो देखो वॉल्यूम बढ़ा पल्मोनरी कैविटी का, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो बाहर में 760 था, अंदर में वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, 758 हो गया। 758, तो यहाँ पे बताओ एक प्रेशर ग्रेडियंट सेट हुआ कि नहीं हुआ। एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है 760, पल्मोनरी कैविटी में लो है, तो एयर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चला जाएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर से एयर आपके लंग्स में आ जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके सुन लो, ठीक, क्योंकि यहाँ से समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बार बार चीज़ों को बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपायरेशन के समय क्या होता है, देखिए जो हमारा डायफ्राम था, डायफ्राम, ठीक है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड था। एक्सपायरेशन के समय ये जो डायफ्राम है वापस से रिलैक्स हो जाएगा, तो जो एपी एक्सिस है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। एपी एक्सिस जो पहले जितना था उतना हो जाएगा। एपी एक्सिस तो जब ये फ्लैट था डायफ्राम तो एपी एक्सिस तो ज़्यादा था इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, लेकिन जब ये डोम शिपिड हो गया वापस से डायफ्राम जो है अपने रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया, तो एपी एक्सिस वापस से कम हो गया, ठीक है, एपी एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब ये भी रिलैक्स होगा, ये भी रिलैक्स होगा, तो जो स्टर्नम था जो आगे आउटवर्ड की तरफ गया था वो अपनी जगह पे आ जाएगा, रिब्स जो ऊपर की तरफ मूव किए थे वो भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो बताओ पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी टर्म जो है लंग्स से रिलेटेड है, तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ यानी कि लंग्स कैविटी का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। तो बाहर कितना था, 760 था ना, अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हुआ, देखो ना यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये छोटू सा हो गया, इधर पे ये बड़ा सा था, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, तो अंदर में प्रेशर हो जाएगा 762 mm, तो अंदर से बाहर हाई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो अंदर से बाहर की तरफ एक्सपायरेशन के समय एयर मूव करेगा। तो वही चीज तो यहाँ पे है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हो रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है उसके वजह से, ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स पल्मोनरी टर्म जो है लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो इंस्पिरेशन कब होता है, जब प्रेशर विद इन द लंग्स, जो प्रेशर लंग्स के अंदर है उसे हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये कम हो जाए, इज लेस देन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, देखो जो पहला फिगर में एटमोस्फेयर प्रेशर के मुकाबले जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया, दैट इज देर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, यानी कि नेगेटिव प्रेशर, लंग्स में प्रेशर कम हो गया, नेगेटिव प्रेशर है कंपेयर टू बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ एयर होगा टुवर्ड्स लंग, इनसाइड लंग्स, ठीक। वही चीज एक्सपायरेशन कब होता है, टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर, देखो 762 है, बाहर 760 है, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर का मूवमेंट कैसे होगा, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाया, ऐसे तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही आसान सा एक प्रेशर ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे सेट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बीच में क्या हो रहा है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक। इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपायरेशन के समय क्या हो रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ब्रीदिंग के बारे में समझा,
अगले लेक्चर में जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है ना, अभी जो समझाया है, उसको और क्लियर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को और डिटेल में समझने वाले। इसलिए वो चीज़ मैं अभी क्यों नहीं समझा रहा हूँ पता है, कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं अभी बोला उसको आप पहले एब्जॉर्ब कर लो, अपने दिमाग में डाल लो, अपने ब्रेन में डाल लो, और उसको थोड़ा प्रोसेस कर लो। और जो थोड़ा बहुत डाउट है आपके दिमाग में, वो तो अगले लेक्चर में ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को और डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ तो मैंने आपको बस एक आइडिया दिया। ये चीज़ तो भाई आपको पता है ना, ये तो फिजिक्स का चीज़ है, ठीक है। यही अगर आपको नहीं पता ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ये फिजिक्स वाले सर की गलती है, उनको पकड़ो। ऐसे भी ये बहुत जनरल सी बात है, तो आपको 9th-10th में भी पता होनी चाहिए। प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।